गुड मॉर्निंग सभी भाई लोग को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बुकलेट कब मिलेगी? आज शाम लगभग बुकलेट जो है पटना की मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी और कल से आपके मार्केट में बुक उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में 110 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 111 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन को बिल्कुल गौर से पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी होता है। लव यू टू। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी इसमें होता है। तुम लोग चला सैनिटाइजर मार के रहता है ना रोए, हमेशा सैनिटाइजर का यूज करते रहना है। एकदम हर 2 घंटे पर एक बार बढ़िया से हाथ साफ करो और अच्छे तरीका से जो है सैनिटाइजर यूज करो, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आपको झेलनी ना पड़े। बहुत सारे लड़के आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हम आपको ये बताने जा रहे थे कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चे इसमें तुरंत कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि महिला रोगाणु कोशिका, यानी कहता है जर्म सेल में महिलाओं में, नहीं बोला कितना कोशिका होती है या महिलाओं में कितना क्रोमोसोम होता है, ये नहीं पूछा। क्वेश्चन बोला कि महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी महिला में जो कोई रोगाणु उत्पन्न लेता है, कोई जो मतलब बीमारियां उत्पन्न लेता है, कोई जो जर्म उत्पन्न लेता है, उस बीमारी वाली या उस जर्म कोशिका में कितनी क्रोमोसोम होती है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करके 46 भी मार देते हैं, लेकिन 46 नहीं होगा आंसर चला। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 23, यानी महिलाओं की जर्म कोशिका जो होती है, यानी रोगाणु कोशिका जो होती है, उसमें मात्र 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? ओनली 23। पूजा कुमारी 23 बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कुछ लोग हैं जैसे मिंटू हो गए, श्याम हो गए, ये सब कंफ्यूजन में देखो मेरे दोस्त आंसर बी नंबर मार रहे हैं, यानी 46 मार रहे हैं, लेकिन इसका मेरे दोस्त 46 आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 23, यानी उसमें जो जर्म सेल होता है महिलाओं में, उसमें क्रोमोसोम की संख्या, यानी उसमें गुणसूत्र की संख्या जो है, यानी क्रोमोसोम की संख्या, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मात्र 23 होता है। चलिए, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? आगे बढ़े। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल कहता है कि जीनोम चित्रण का इससे संबंध है। अभी जो ये फिगर आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा ये फिगर किस चीज का है मेरे दोस्त? तो ये फिगर है क्रोमोसोम का। आलोक, राहुल पानी गर्म किया होगा, उसमें एक बूंद श्री तुलसी देख लेते हैं। एकदम गौर करना मेरे दोस्त। तो अभी जो आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर किस चीज का है मेरे दोस्त? तो ये फिगर है क्रोमोसोम का। अब इस क्रोमोसोम के बारे में हम आपको बताए थे कि क्रोमोसोम में 2 चीज होती है मुख्य रूप से। एक आपका डीएनए होता है और दूसरा आपका क्या होता है? आरएनए होता है। यानी क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो क्रोमोसोम में ये दोनों चीज होती है, डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया? बुक बाबू कल तक मिल जाएगा। आज शाम से पटना के मार्केट में और कल आपके मार्केट में बुक उपलब्ध हो जाएगी। एकदम चिंता नहीं करो रे बउआ, एकदम चिंता नहीं करनी है। चल मेरे दोस्त, तो समझ गए कि आपके क्रोमोसोम डीएनए और आरएनए होती है। तो क्वेश्चन यही आपसे कहता है कि ये जो जीनोम का चित्रण दिया गया है, ये जो मैपिंग है, इसका संबंध किससे है? तो आपका जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर ये जो डबल हेलिक्स वाली संरचनाएं हैं, अब इसके ऊपर रहता क्या है? तो इसके ऊपर जो है वो आपका जीनोम रहता है। जीनोम का मतलब क्या हो गया? जीनोम का मतलब होता है जीनों का समूह, इन ग्रुप ऑफ जीन इज नोन एज जीनोम। तो आपके जीनोम के ऊपर, यानी आपके डीएनए के ऊपर हजारों की संख्या में जीन पाया जाता है। अर्थात ये फिगर किसको दर्शाता है? तो उस जीन के मैप को दर्शाता है। अर्थात ये आंसर क्या होगा? जीन्स का चित्रण जो है, इन जीन के ग्रुप का जो है ये चित्रण जो है, इसी को हम लोग डीएनए कहते हैं या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। कोई कंफ्यूजन?
आंसर बी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ रहा है बी नंबर, एकदम सही है कि हम लोगों का जो ये जीन होता है, डीएनए होता है, ये जीनों का एक ग्रुप होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये फिगर किस चीज का है, तो जीन्स का चित्रण है, यानी जीन्स का आने का मतलब हो गया जीनों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ जीन। क्लियर। सॉफ्ट डे पर बुक कब मिलेगी, आज शाम के बाद से आप सॉफ्ट डे पर बुक कर सकते हैं बुक, और आपके घर तक पहुंच जाएगी। आज शाम में 4 बजे के बाद सॉफ्ट डे पर बुक उपलब्ध हो जाएगी, आप बुक करा लेंगे और 2-4 दिन में जो भी टाइम लगेगा उस टाइम में आपके घर तक पहुंच जाएगा। क्लियर। कभी कभी तो डायरेक्ट सवाल यहां से आपसे पूछता है कि क्रोमोसोम किसका बना होगा, तो आप कह देंगे सर डीएनए और आरएनए का बना होता है। फिर सवाल आती है कि डीएनए का संरचना कैसा होता है, तो आप देख रहे होंगे कि डीएनए का संरचना डबल हेलिक्स में होता है, और ये जो आपका आरएनए है इसका संरचना सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो डीएनए का संरचना होता है डबल हेलिक्स में, और आपका जो आरएनए है इसकी संरचना कैसा होता है, तो आरएनए का संरचना सिंगल स्टैंडर्ड में होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त, तो सिंगल स्टैंडर्ड में होता है। और ये फिगर किसको दर्शाता है, तो इसके ऊपर जीन का जो एक जाल रहता है, जीन का जो ग्रुप रहता है, उसी को जीनोम के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े क्या, चलिए अब देखिए अगला सवाल देखिए आप लोग भी जो है चला एकदम गरम गरम पानी का सेवन करो, और गरम गरम पानी में बस एक बूंद जो है थोड़ा श्री तुलसी भी डाल देना है, ताकि आपके एकदम आपको बिल्कुल स्वस्थ रखे। क्लियर। चलिए मेरे दोस्त ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन तो देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा होगा। इसके जा सर की तबीयत कैसी है, ठीक है सर, चला सर की तबीयत ठीक है, 1-2 दिन में वो थोड़ा और भी स्वस्थ हो जाएंगे तो आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक बात हम बता दें कि आज हमारी ये लास्ट क्लासेस होगी। अब थोड़ा सा हम 10-15 दिन का बीच में रेस्ट चाहते हैं, हमको 10-15 दिन का रेस्ट दीजिए, क्योंकि अभी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। दीपक सर का भी देखिए तबीयत खराब हो चुकी है, जहां सर भी का, आरके सर का, प्रणब जी का, सारे लोग का तबीयत खराब हो गया। अब यहां पर क्या है कि थोड़ा सा रूम से क्लास लेने के लिए आना बहुत मुश्किल लग रहा है, और हम आपके इस प्यार और मोहब्बत की वजह से कंटिन्यू अब तक थे, गर्म पानी पी पी कर, दवाई खा कर किसी तरह से अब खड़े हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि आज मुझे इजाजत दीजिए, कल से हम आपकी सेवा नहीं दे पाएंगे, 10-15 दिन का मुझे रेस्ट चाहिए, उसके बाद फिर एक नए जोश और जुनून के साथ आपकी सारी क्लासेस हम कंटिन्यू कर पाएंगे। 1-2 दिन के बाद जहां सर का तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है, अब हमको लगता है 2-3 दिन के बाद से वो कंटिन्यू क्लास अपना ले पाएंगे। लक्ष्मीकांत लव यू टू चेला। चलिए, तो मैं बता रहा था ये आपको कि जहां सर 1-2 दिन के बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मेरी क्लास थोड़ा 10-15 दिन अभी डिस्टर्ब रहेगी, फिर इसके बाद हम आपकी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। आज के बाद अब हमारी क्लासेस 10-15 दिन के बाद से स्टार्ट होगी। अप्रॉक्स 130 क्वेश्चन तक कर दिए हैं, अब उधर से लगभग 150-200 क्वेश्चन बचा है, तो 10-15 दिन के बाद अभी एग्जाम ऐसे भी नहीं होना है। आपको भी पता है कि जून जुलाई तक सारे एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब उसके बाद क्या सिलसिला बनेगा, तो 10-15 दिन के बाद थोड़ा सा नॉर्मल जब हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। गर्म पानी में थोड़ा सा श्री तुलसी 1 बूंद डाल देना है, और रात में सोने वक्त आप लोग क्या कीजिए, गर्म दूध में थोड़ा सा हल्दी देकर पीजिए, थोड़ा सा मधु, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये आदि गुलकी जो होता है, ये सब का चूर्ण जो है कंटिन्यू आप लोग सुबह शाम लेते रहिए, ताकि आप ठीक महसूस कर सके। क्योंकि हम लगातार जो है इन सारी चीजों का सेवन कर रहे हैं, तभी हम आपके सामने खड़े हैं, नहीं तो समझो कि स्थिति बहुत गंभीर है, खास करके पटना की स्थिति तो एकदम जानलेवा समझो है। चलिए, तो हम दोस्त इस क्वेश्चन को समझाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो कुछ लोग आंसर इसका सही भी दे रहे हैं और कुछ लोग इसका आंसर गलत भी दे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। हालांकि आपको जो पीडीएफ मिला है या आपके बुक में भी ये सवाल है, तो आंसर संजोग से वहां पर गलत दिया हुआ है, इसलिए कुछ लोग इसका आंसर गलत ही मार रहे हैं
और एक आध विद्यार्थी है जो इसका आंसर सही भी दे रहा है। मैं इसको समझाता हूं, इसके डिफरेंसेस को क्या है। सवाल कहता है आपसे कि वैसा अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक होती है। मौलिक संरचना एक कहने का मतलब होता है कि जिसका निर्माण जो है वो एक ही प्रकार से होता है, लेकिन कहता है कि उसका कार्य जो है यानी काम जो है वो भिन्न है, यानी काम उसका क्या है, अलग अलग है। एकदम गौर से देखिएगा, हम घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। कुछ लोग सी आंसर मार रहे हैं बुक के आंसर को देखकर या मटेरियल के आंसर को देखकर मांग रहे हैं, लेकिन वो आंसर इसका गलत है। चला, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एकदम गौर कीजिएगा, कहता है कि मौलिक संरचना एक है, यानी कुछ वैसे मतलब अंग के बारे में बताया कि जिसका निर्माण एक तरह से हुआ है, लेकिन उसका कार्य एक तरह का नहीं है, उसका कार्य बिल्कुल भिन्न भिन्न है, यानी उसका काम बिल्कुल अलग अलग है। वैसे अंग को पता क्या कहा जाता है, वैसे अंग को कहा जाता है समजात अंग। एकदम गौर कीजिएगा, वैसा अंग जिसकी संरचना एक जैसा हो और उसका गुण अलग अलग हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है समजात अंग। कुछ बहुत सारे दोस्त मेरे दे रहे हैं आंसर डी बिल्कुल सही है। सभी चेला को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह बुक में स्पष्ट रूप से समरूप और समअंग इस दोनों का डिफिनीशन लिखा हुआ है। चूंकि समरूप का मतलब होता है कि उसकी मौलिक संरचना अलग अलग है लेकिन काम एक समान है। गौर से देखिएगा, सी नंबर में समरूप लिखा था, इसका मतलब होता है मौलिक संरचना अलग अलग, मौलिक संरचना अलग अलग हो, मौलिक संरचना अलग अलग हो लेकिन काम एक समान हो। काम कैसा हो मेरे बाबू, काम एक समान हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब मौलिक संरचना अलग अलग रहेगा और काम एक समान रहेगा तब उसको आप समरूप बोलेंगे। लेकिन समजात में क्या होगा कि मौलिक संरचना एक रहेगा लेकिन वर्क उसका अलग अलग रहेगा, काम उसका अलग अलग रहेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, समजात अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समजात अंग बोलेंगे। अब मन में आता होगा कि सर ये जो समजात अंग है इसका एग्जाम्पल क्या होगा। आपने मनुष्य के हाथ और पक्षी का पंख, जैसे मनुष्य का हाथ है और पक्षी का पंख है, दोनों का संरचना एक जैसा है, लेकिन क्या दोनों का कार्य एक जैसा है, नहीं है। तो मनुष्य का हाथ और पक्षी के पंख जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा, समजात अंग का होगा, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। लेकिन समरूप में क्या होगा कि संरचना दोनों का अलग अलग रहेगा लेकिन कार्य कैसा रहेगा, समान रहेगा। जैसे आप कह सकते हैं पक्षी के पंख और तितली के पंख, आप कह सकते हैं कि पक्षी के पंख और तितली के पंख दोनों का संरचना अलग अलग, यानी मौलिक संरचना अलग अलग है, लेकिन पक्षी का पंख हो या तितली का पंख हो, काम दोनों का क्या है, समान है। तो जब काम समान रहेगा तो समरूप और काम अलग अलग रहेगा तो क्या कहलाएगा, समजात। इसलिए मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, समजात अंग हो जाएगा। किशन मीना, आप पढ़ाते अच्छा है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद आप लोगों को। आपकी यह प्यार ने कंटिन्यू आपकी क्लास को जारी रखा है और हमको लगता है कि 130 क्वेश्चन तक आज हम आपका खत्म कर देंगे। 130 तक आज हम आपका खत्म कर देंगे। अब उधर 100-150 क्वेश्चन बचेगा, तो 10-15 दिन के बाद फिर से, अभी 10-15 दिन तब तक आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास करेंगे, उसके बाद फिर हम बायो का जो बचा हुआ रहेगा पार्ट्स हम उसका डिस्कशन करवा देंगे। आपको एकदम चिंता नहीं करनी है। ये क्लियर हो गया, समजात और समरूप में डिफरेंस हो गया। अतः इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, समजात अंग हो जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, श्याम मंडल, समरूप नहीं चला, समजात होगा। क्लियर। अगला सवाल देखो, कहता कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए, उसके विलोपन को रोकने के लिए, उसके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। अब कहता है कि प्रजाति के व्यक्तित्व संख्या को बढ़ाने के लिए और उसके विलोपन के लिए हम लोग कौन सा मतलब प्रक्रिया आवश्यक है। अब श्वसन, प्रजनन, पचा हुआ प्रसार। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है, इसके लिए प्रजनन होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, लगातार प्रजनन होना चाहिए।
जिससे कि व्यक्तिगत संख्या को भी बनाए रखेंगे और उसके विलोपन को रोकने के लिए भी क्या होगा, जरूरी होगा। क्लियर। 4100 प्लस वाली बुक बहुत जल्द मिल जाएगी, चला एकदम चिंता नहीं करनी है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रजनन हो गया। अगला सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजे गए करी कौन सा जीवाश्म की खोज हुआ है। आपने होमो नलेडी का नाम सुना होगा। ये जो फिगर हम आपको दिखाए थे पीछे वाले, ये फिगर होमो नलेडी के है, जिसकी खोज हाल ही में हुआ है 2015 में इसके बारे में पता चला है। तो आप देखेंगे होमो नलेडी का नाम यहां पर आप देख रहे होंगे। ये हाल ही जीवाश्म की खोज जो है, ये होमो नलेडी का खोज जो है हाल फिलहाल हुआ है। कब हुआ है मेरे दोस्त, तो 2015 में इसकी खोज हुआ है। कब इसका खोज हुआ है मेरे दोस्त, तो 2015 में होमो नलेडी का खोज हुआ है। कोई कंफ्यूजन। चलिए, अगला कहता है कि जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया जाता है। जैविक विकास का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक चयन। जैविक विकास का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक चयन, यानी प्रकृति अपने हिसाब से जो एडजस्ट करने वाले जीव है, जो मतलब कह सकते हैं अपने आप को इस वातावरण में ढालने वाली जीव है, उसका क्या करती है, चयन करती है। इसीलिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्राकृतिक चयन, क्योंकि स्पष्ट था कि जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यह प्राकृतिक चयन के रूप में क्या किया जा सकता है, प्राकृतिक चयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को। चलिए, अगला सवाल कहता है कि डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों के क्रमिक में परिवर्तन का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजाति का गठन हुआ है। अब कहता है कि डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों के क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, जो नई प्रजातियों का गठन करता है। अब देखिए, इस ऑप्शन में लग रहा हो देखने से कि इसका सब आंसर होना चाहिए। क्या इसका सब आंसर होगा, नहीं होगा। जब ये इसका परिवर्तन का अनुक्रम है और लगातार हो रहा है, तो क्रमागत उन्नति इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको मेरे दोस्त, अरे भाई किशन बोले सो बुक आज शाम से पटना के मार्केट में और कल से हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से आई लव यू इंद्र कुमार, लव यू टू चेला, हर जगह बुक का कल से उपलब्ध हो जाएगी। पटना में आज शाम से आपको बुक मिलने लगेगा। आप अशोक राजपथ में जाएंगे, आपको अशोक राजपथ में या अन्य किसी भी स्टॉल पर आप जाएंगे तो आपका यह मुसल्लमपुर हाट में भी एक किताब की दुकान प्रमोद जी का है, वहां भी या अशोक राजपथ कहीं पर भी आप आराम से बुक लेकर खरीद सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन था कि डैश लाखों वर्षों से, यानी ये क्रमागत उन्नति जो है ये लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, क्रमागत उन्नति। क्लियर। चलिए, ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारे लड़के का आंसर डी भी आ भी रहा है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, प्राइस इसकी बहुत कम है। चला, इस बुक का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है, हमको लगता है ओनली 75, मात्र 75 रुपया में ये पूरे 4100 क्वेश्चन का डिस्कशन मिल जाएगा। पीडीएफ वाला झमेला इस बार इसलिए खत्म कर दी है क्योंकि बच्चे का बहुत प्रॉब्लम था कि सर पीडीएफ निकालने जाते हैं लोकल मार्केट में तो एक पेज का 5 रुपया लेता है। तो बताओ, ये 250 पेज की किताब है, यदि 55 रुपया क्या 2 रुपया भी रहेगा तो 500 रुपया का पीडीएफ बेचारा निकालेगा। रोज जाने आने का बखेड़ा था, इसलिए एकदम एक मिनिमम फी पर मात्र 75 रुपया में क्या किए हैं, हम आपको बुक उपलब्ध करा देंगे। आपके घर तक वो 75 रुपया में चला जाएगा और 250 पेज की किताब है, 4100 क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। इसलिए एक बार उसको पढ़कर जरूर आप अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे ताकि बाद में आपको अफसोस नहीं हो कि मैंने एक काम नहीं कर सका। क्लियर। चलिए, 95 तक नहीं, 95 नहीं, मुश्किल से 75, मात्र 75 रुपीज इसका दाम है, एकदम ओनली 75 रुपया। 250 पेज की किताब एकदम मिनिमम फी में हम आप तक पहुंचाने का काम किए हैं, मात्र 75 रुपया में वो आप तक पहुंच जाएगी। बायोलॉजी के भगवान हो आप? नहीं नहीं इंद्र, मैं बायोलॉजी के भगवान नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, आपके लिए काम करना चाहता हूं और आपके लिए कुछ काम कर देता हूं। चलो समझो कि 10 दिन के अंदर इस बुक पर एकदम पूरा युद्ध स्तर पर हम काम किए हैं।
तब जाकर हम आप तक पहुंचाए हैं। इसका जरूर आप सदुपयोग कीजिएगा ताकि आपको लगे कि नहीं सर हमारे लिए कुछ किए हैं, क्योंकि जब तक आप बुक को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा आखिर कितनी मेहनत इसमें है। इसलिए और जितने भी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया और पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चन का डिस्कशन है, इसलिए आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है और पूरा प्रैक्टिस करके बस एक बार चल जाना है। यहां से डिस्कस हो जाएगा और वहां पे आप पीडीएफ खरीदना नहीं पड़ेगा, बुक में आप टिक लगाते प्रैक्टिस करते हुए आप कंटिन्यू चले जाएंगे, तो हमको लगता है कि बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन टाइप वाइज एकदम एग्जाम में मैच कर जाएगा। पटना में आज शाम से बुक मिलने लगेगी और कल से आपके लोकल मार्केट में भी मिलने लगेगा। लव यू टू लव यू टू लव यू टू, बढ़िया से पर बस सिर्फ 75 रुपया में बुक उपलब्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कहता है कि 2015 में डैश जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केज सिस्टम, याद रखिएगा राइजिंग स्टार केज सिस्टम क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। 2015 में खोज के बारे में अभी हम आपको बताए थे कि किसकी खोज हुई थी, होमो नलेडी की खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था, होमो नलेडी का खोज हुआ था, जिसकी फिगर किसका खोज हुआ था चेला, होमो नलेडी का खोज हुआ था, जिसकी फिगर हम 2-4 क्वेश्चन पहले आपको दिखाए थे। ये जो फिगर आप देख रहे हैं 2015 में इसकी खोज हुई थी, ये होमो नलेडी है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, होमो नलेडी, और वहां पर फिगर से भी मैं आपको दिखा दिए थे। इसके जा सर कहां है, इसके जा सर रूम पे ही है, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएंगे तो आपकी क्लास को वो कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखल है, लेकिन थीम एक क्यों था कि पृथ्वी पर वायुमंडल पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति से पहले जो हम लोगों का वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कौन कौन सा गैस था। तो इस वायुमंडल में मीथेन गैस मौजूद था, इसमें अमोनिया मौजूद था, और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद था, और इसमें आपको जल यानी H2O मौजूद था। ये सभी गैसेस जो है ये सभी पदार्थ जो है हमारे आपके इस वायुमंडल में मौजूद था। कौन कौन सा, तो मौजूद था आपका मीथेन गैस, या फिर अमोनिया गैस, या फिर जल, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे चीज मौजूद था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बे। सीधा समझना, क्वेश्चन पूछा कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर जो वायुमंडल था उन किन गैसों का मिश्रण था, तो मीथेन का, अमोनिया का, हाइड्रोजन सल्फाइड का और जल का मिश्रण था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना है, दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दोनों सेम क्वेश्चन था। इसके अलावा जल भी मौजूद था, यानी जलवाष्प भी हमारे वायुमंडल में मौजूद था, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जीव विकास जिसको इवोल्यूशन कहा जाता है, यानी इसी को आप उद्विकास भी कहते हैं। तो आपको हम बताए थे जब इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ा रहे थे कि उद्विकास के बारे में 2 वैज्ञानिकों का सिद्धांत था, जिसमें सबसे पहले लेमार्क ने सिद्धांत दिया था, उसके बाद डार्विन ने दिया था। तो इवोल्यूशन के संबंध में किनका नाम आएगा, तो सबसे पहला नाम आ जाएगा लेमार्क का, और लेमार्क के बाद किनका नाम आ जाएगा, तो लेमार्क के बाद नाम आएगा डार्विन का। एकदम गौर करेंगे, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैव विकास से संबंध में या इवोल्यूशन का उद्विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो सबसे पहले की बात होगा तो 1 नंबर में आंसर क्या मारेंगे, लेमार्क। यदि लेमार्क ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आंसर डार्विन होगा, लेकिन जब लेमार्क ऑप्शन में रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेमार्क। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सर्वप्रथम इसको किसने समझाया था? लेमार्क ने। और लेमार्क नहीं रहता तब इसका आंसर डार्विन भी होता। यदि लेमार्क रहेगा तो आंसर लेमार्क होगा, यदि लेमार्क नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर डार्विन भी होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्विकास के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लेमार्क ने। और इन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। आप पढ़े होंगे, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लेमार्क की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसफिक जूलॉजिक। और डार्विन का पुस्तक क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्लियर? डार्विन की प्रमुख पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और लेमार्क की पुस्तक है फिलोसफिक जूलॉजिक। क्लियर? चलिए अगला सवाल कहता है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट वर्णन किसमें मिला है? तो इसमें है आपको अंगों का उपयोग अनुपयोग किए जाने से, इसी से वो मिला है। यानी अंगों का उपयोग और अनुपयोग, ये व्यवहारिक बात है। आप भी इसका अनुभव करते होंगे कि जिस अंग का उपयोग आप ज्यादा करते हैं वो ज्यादा डेवलप होता है, और जिस अंग का उपयोग आप कम करते हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे हमारे दोनों हाथ हैं लेकिन दायां हाथ का यूज हम ज्यादा करते हैं तो दायां हाथ ज्यादा शक्तिशाली है। किसी को दाएं हाथ से मार दीजिएगा चपाट तो करेगा मायगे अब बाप रे। आज यदि बायां से मार दीजिएगा तो उतना चोट नहीं लगेगा, क्योंकि बाएं हाथ का यूज हम कम करते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम शक्तिशाली, और दाएं का यूज ज्यादा करते, दायां है ज्यादा शक्तिशाली। उसी तरह से कोई भी जीव, जैसे आदि मानव हमारे अपेंडिक्स का बहुत यूज करते थे, क्योंकि कच्चे फल वगैरह वो खाया करते थे, कंदमूल यत्र तत्र खाते थे। अब हम भोजन पका के खाते हैं तो हमारे अपेंडिक्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अपेंडिक्स रहता है लेकिन उसको हम लोग अवशेषीय अंग मानते हैं। यदि ऑपरेशन करके हटा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वही कहता है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप हो गया। क्या क्या इस संबंध दर्शाएगा? तो अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता किए जाने पर दर्शाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता। क्लियर? बहुत सारे लोग आंसर ए दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, एकदम आराम से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है और आपके ये पीडीएफ में भी आपको नहीं मिला है। आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे तब इसका आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए उठ का प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। आपको याद होगा जब हम आपको इवोल्यूशन पढ़ाए थे, उद्विकास पढ़ाए थे, उसमें 3 सिद्धांत दिए थे। एक लेमार्क बात था, दूसरा डार्विन बात था और तीसरा उत्परिवर्तन का सिद्धांत था। वही क्वेश्चन कहता है कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो आपने डिब्रीज का नाम सुना होगा। यह उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये डिब्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो एक आंसर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत डिब्रीज के द्वारा दिया गया था। दूसरा है उद्विकास का सिद्धांत। उद्विकास का सिद्धांत लेमार्क भी दिया, डार्विन भी दिया। क्या इसमें लेमार्क है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। आंसर क्या होगा? एक का हो गया डी यानी 4, बी का क्या हो गया? 3। अगला है एक जीन एक एंजाइम का परिवर्तन। इसके बारे में बीडल और टैडम ने बताया था और ऑपेरिन अवधारणा जो है ये आपको ये जैकब और मॉलेड ने दिया था। तो इसका आंसर मिल गया। एक का आंसर हो गया 4, तो एक का 4 किसमें है? चलो इसमें है। 2 का हो गया 3, तो 2 का 3 इसमें है। चलिए सी का हो गया 1, सी का 1, डी का हो गया 2, तो डी का 2। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये इसका आंसर सही होगा। इसलिए इसका आंसर आप क्या लिखोगे? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? चलिए थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी नहीं? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गया है? अभी आप देखते होंगे कभी जंगल वगैरह जाइएगा, घनघोर जंगल टाइप का, वहां पर चीता, तेंदुआ, बाघ ये सब है, लेकिन शेरसी सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे चीता जो है यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चीता का फेस देखिएगा आपको लगेगा बिल्ली के जैसा ही, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो चुका है? अब विलुप्त हो चुका है। अरे बाबू बुक के बारे में तो बताए कि बुक आज शाम से पटना के मार्केट में और कल हर जगह मौजूद हो जाएगा।
आप बुक स्टॉल वाले को फोन करके पूछो, आप जाओ, कल से बुक मिल उपलब्ध हो जाएगी, एकदम चिंता नहीं करना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? तो इसका आंसर हो गया चिता। अगला सवाल है कि आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज को क्रो-मैग्नोन मानुष, हाल ही में जो हम लोगों के पूर्वज रहे हैं वो थे क्रो-मैग्नोन मानुष, नहीं क्रो-मैग्नोन मानुष जो है वो हमारे पूर्वज में से आते हैं। हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन हाल ही में जो जिससे हम इतने डेवलप रूप में आए हैं वो है क्रो-मैग्नोन मानुष। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, ऑनलाइन बुक मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। आप शॉपडे पर ये कर सकते हैं, मतलब उसको ऑनलाइन कर सकते हैं शॉपडे से, और आपको बुक घर तक मिल जाएगी। बरेली में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एकदम मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मेरे भाई? हर जगह बुक उपलब्ध होगी, कानपुर में भी, बनारस में भी, बरेली में भी, हर जगह, इलाहाबाद, हर जगह, बिहार, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, हर जगह, मैंने समझो कि हर जगह मिलेगा। कहता है कि डायनासोर रहे, डायनासोर किस काल में मिला था? हम आपको बताए थे जब इवोल्यूशन ही पढ़ा रहे थे तो वो बताए थे डायनासोर के बारे में, जो अब विलुप्त प्राणी की श्रेणी में आता है, लेकिन डायनासोर कम रहा था, मेसेजोइक काल में जो है वो डायनासोर मिला था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मेसेजोइक युग में जो है डायनासोर के बारे में लोगों को पता चला था। क्लियर? किस काल में? मेसेजोइक काल में, यानी ऑप्शन नंबर सी। गया में भी मिलेगा, एकदम मिलेगा। अगला है प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? हम आपको उपभोक्ता के बारे में बताए थे कि उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है, आपको याद होगा। उपभोक्ता जो है, इस उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे को कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरे को कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर हो गया? उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब आप कहोगे कि सर प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन सा आएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता में वैसे उपभोक्ता को रखा गया जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी खाता है, यानी जो शुद्ध शाकाहारी जीव है उसको प्राथमिक उपभोक्ता में रखा गया। किसको? शाकाहारी जीव को। शाकाहारी जीव को किसके अंतर्गत रखा गया? तो शाकाहारी जीव जो भी है उसको रखा गया प्राथमिक उपभोक्ता में। तो सवाल आपसे ये पूछा था कि प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। अब कहेंगे सर द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा? तो द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा सर्वाहारी प्राणी। सर्वाहारी प्राणी जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। कौन सा प्राणी मेरे दोस्त? तो सर्वाहारी प्राणी जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो है ये आता है मांसाहारी। तृतीयक उपभोक्ता में कौन आ जाएगा? मांसाहारी। तो क्लियर हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता में कौन आ जाएगा? मांसाहारी आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अंडमान निकोबार में मिलेगा। यदि नीतीश तुम अंडमान निकोबार में रह रहा होगा तो ऑनलाइन शॉपडे से जरूर बुक करना, एकदम तुरंत तक किताब पहुंच जाएगा। लेकिन तुम ये बकवास कर रहा है, तुम नहीं रह रहा अंडमान निकोबार में, हमको पूरा पता है। क्लियर? क्योंकि जो कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला लड़का अंडमान में रह के नहीं तैयारी करेगा, वो अपने अपने घरे रहेगा, और तुम अंडमान का होता तो इस शुद्ध हिंदी में हम बोल रहे हैं तोरा बुझेबे नहीं करता। बुझा रे चला। चलिए तीनों याद हो गया। चलिए थैंक यू वेरी मच। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ये हो गया।
अगला सवाल कहता है कि मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्म जीव को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कीटनाशी या पीड़कनाशी के नाम से जाना जाता है। कीटनाशी या पीड़कनाशी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, लव यू लव यू लव यू टू। अंडमान में नीतीश कुमार जॉब करता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। जॉब करता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सच में वहां पर जॉब करते हैं तो सॉफ्टवेयर से आप ऑनलाइन करेंगे, किताब पहुंचवाने का हम प्रयास करेंगे। क्लियर? जॉब करिए रहा है तो फिर पढ़ने क्या जरूरत? ग्रुप डी के लिए काहे तैयारी कर रहा है? चला, लव यू टू। चला, अगला इकोटोन का अर्थ क्या होता है, गौर करेंगे। अब देखिए, इकोटोन के बारे में लिखा हुआ है कि इकोटोन वो है जो दो बायो से मिलता है, दूसरा में है यह एक कम अस्तित्व वाला प्रजाति का क्षेत्र है, तीसरा है कि समिति वनस्पति और जीवों वाला क्षेत्र है, और चौथा है उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र है। अब देखो, ऑप्शन में देखने से ऐसा लग रहा है कि सब एक ही तरह का ऑप्शन है और इसका आंसर इस सब हो सकता है। अब लेकिन बताओ, कोई जल्दी इसका आंसर देकर कि क्या इकोटोन का इस सब मीनिंग होगा? एकदम नहीं होगा। तो इकोटोन का मतलब क्या होगा कि जिसमें दो बायोमास मिलता है, जो कि एक नंबर ऑप्शन में ही लिखा था। इकोटोन का मतलब होता है कि जहां दो बायोमास मिलता है उसी को इकोटोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों का आंसर ए आ भी रहा है। थैंक यू वेरी मच। सुमित पांडे, आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला सवाल कहता है कि बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? अब देखेंगे, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, पृथ्वी पर जीवन का विविधता, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, जानवरों का अध्ययन। तो अब आप लोग खुद बता सकते हैं बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है। पृथ्वी पर जीवों की विविधता जो है, इसी को बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी पृथ्वी पर जीव जंतु की जो विविधता है इसी को बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन आपको? चलिए आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है? अब देखिए, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की विशेषता के बारे में पूछा तो आपको जानना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट का मतलब होता है कुछ जीव जंतु जो पृथ्वी से मतलब कह सकते हैं विलुप्त हो रहे हैं, फिलहाल उसकी विलुप्तता की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उसका जो मतलब आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है उसी को बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या? स्थानीय फूलों के पौधे, ये तो नहीं होगा। वनस्पति और जीवों की विविधता नहीं होगा। कुछ प्रजाति की फिलहाल विलुप्तता का स्थान, बिल्कुल सही है। कुछ प्रजातियों का जो फिलहाल विलुप्त हो रहा है इसी को क्या दर्शाता है? इसी को बायोडायवर्सिटी दर्शाती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सी ही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? कहता है 1987 ईस्वी में जो एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था उसमें क्या फैसला लिया गया था? तो ये तो कंफर्म सबको याद है, उसमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन के बारे में फैसला लिया गया था। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में क्या फैसला लिया गया था? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में फैसला लिया गया था कि 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर क्या लग जाएगा? प्रतिबंध लग जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जितना भी विकसित देश है उसमें 2000 ईस्वी तक क्या होगा? सीएफसी के उत्पादन पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी? चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है
कि मॉर्टियल संलेख जो है प्रोटोकॉल का लक्षण क्या है, तो ओजोन अपक्षय तत्वों का कम करना, यानी ओजोन का अपक्षय जो है इन तत्वों को कम करना जो है, इसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या संलेख के नाम से जाना जाता है। कि ओजोन परत जो हम लोगों का मध्यवर्ती परत के जस्ट ऊपर में आता है, उस परत में चूंकि क्षय होने से क्या होगा कि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण आएगी, और पृथ्वी पर जब पराबैंगनी किरण आएगी तो क्या होगा, त्वचा कैंसर, बोन कैंसर या अन्य बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगा। अतः उससे बचने के लिए ओजोन अपक्षय तत्वों को कम करना जरूरी होता है, उसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आता है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां हुआ था। जल्दी बताइए, करंट टाइप का भी क्वेश्चन हो गया और ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन भी है। ये कहां हुआ था सम्मेलन, तो सभी लोगों को पता होगा ये पेरिस में हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस। चलिए, बुक एकदम मिलेगा कल से आप लोगों को। अगला कहता है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इससे किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। अब देखो, एक भूगर्भ से अवधारणा, खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या, भूगर्भ बला हो सकता है, तो आप कहिएगा सर ने भूगर्भ बला, तो इसका आंसर एकदम नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कौन, एक जीव से दूसरे जीव के लिए जो मतलब भोजन उपलब्ध होता है, एक जीव दूसरे जीव पर जो भोजन के लिए डिपेंडेंट रहता है, इसी को फूड चेन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या, जैसे बकरी घास खाती है तो घास का संबंध बकरी से, और बकरी को हम लोग खाते हैं तो बकरी का संबंध हमसे, और हम लोगों जैसे जीव को बाघ हाथी शेर चीता खाता है, तो इसका एक चेन जो है इसी को फूड चेन कहा जाता है। इसलिए एक जीव से दूसरे जीव के जो ऊर्जा अंतरण है इसी को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। चलिए, हम आज की सेवा आपका ये रोकते हैं। अब 10-15 दिन के लिए मुझे रेस्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा रेस्ट करें ताकि हम आगे भी आपका मदद कर सके। 2-3 दिन में जहां सर की तबीयत ठीक होगी तो वो आपका क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। तत्काल आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कशन कीजिएगा, फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे और बायोलॉजी का जो बचा हुआ पार्ट है उसका डिस्कशन कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू। अपना ख्याल रखना, मास्क हमेशा लगा के रखना, सैनिटाइजर से हमेशा हाथ पे मारते रहना और हाथ हमेशा साफ करते रहना। अपना भी ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच।